नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में सोनिया गांधी एफडीएल मुद्दे पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि भाजपा का झूठा आरोप लगाना एक आदत बन चुकी है। उनका लगाया कोई भी आरोप आज तक सही नहीं निकला। और भी क्या कुछ कहा राम गोपाल यादव ने, ये वीडियो देखिए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जिसे जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन फाइनेंस कर रहा है एफडीएल से, जो कि कश्मीर में अलगाववाद का समर्थन करता है। ऐसा है, बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे। तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्य आज तक निकला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। हिंदुत्व नफरत का दर्शन है जिसे वीर सावरकर ने 1940 के दशक में भारत में फैलाया था। जिसका उद्देश्य हिंदुओं का आधिपत्य स्थापित करना था और दर्शन ये था कि भारत हिंदुओं का है, हिंदुओं के लिए है। इस्लाम की तरह हिंदू धर्म भी एक ऐसा धर्म है जो धर्म निरपेक्षता, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है, इसलिए हमें जानबूझकर इसे विकृत नहीं करना चाहिए। जय श्री राम का नारा रामराज के बारे में नहीं है, बल्कि इसे लिंचिंग से जोड़ा जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक है कि हिंदू धर्म को विकृत किया जा रहा है। मैंने हिंदुत्व की आलोचना की क्योंकि यह एक बीमारी है। हिंदुत्व के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि काफी इस पे रिएक्शन हो रहा है। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अब आप बाकियों को भी सवाल पूछने दीजिए। आई थिंक का यहाँ पर बिजली का और पानी का कनेक्शन जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वेल, इट जस्ट सिंबलाइजेस कि बीजेपी में कितनी नफरत है। वो जहां के भी मुस्लिम्स हो, इंडियन मुस्लिम्स हो, रोहिंग्याज हो, उनको पनिश करना चाहते हैं, उनको परसिक्यूट करना चाहते हैं। इंडिया इज फॉर एवरीबडी, वो मुसलमान हो, हिंदू हो। अब आपको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है तो आप रोहिंग्याज को, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैं जगती कॉलोनी गई जहां कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, उनकी भी हालत रोहिंग्या से कोई बेहतर नहीं है। वहां भी दीवारें टूटी हुई हैं, पानी का कनेक्शन नहीं है। आप देखिए वो कितनी खस्ता हालत में रह रहे हैं। तो वो कश्मीरी पंडित हो या रोहिंग्या हो, बीजेपी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। सिंबल को लेकर भी किस तरह की चीजें बनी हुई है जी, कैसे आप उन सब चीजों को? सिंबल क्या? संबल में जो जी, जो वायलेंस हुआ, जो संबल में जिसमें कुछ मारे भी गए लोग। जी जी, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे कंट्री लॉ इज बीइंग हाईजैक बाय हुलिगन्स। यहाँ कैसे लिंचिंग हो रही है मुसलमान के अगेंस्ट, कैसे क्राइम्स किए जा रहे हैं। एंड दीज हुलिगन्स एंजॉय द इम्प्यूनिटी, क्योंकि सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है उससे इनको फायदा होगा। तो आप खुद देखिए यहाँ कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स वी कंडेम व्हाटएवर हैपेंड देयर। थैंक यू। डन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट इस बार बदल दी गई है। इस बार वो पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पटपड़गंज से अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। वो हाल ही में आप में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा फैसला तो सिसोदिया की सीट को लेकर हुआ है। पिछली बार पटपड़गंज से बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए सिसोदिया को जंगपुरा से मैदान में उतारा गया है, जबकि पटपड़गंज से अवध ओझा मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है।
पार्टी ने पिछली बार इन 20 सीटों में से 19 सीट पर जीत हासिल की थी। गांधीनगर सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने अपने 19 मौजूदा विधायकों में से 16 के टिकट काट दिए हैं। चांदनी चौक से वर्तमान विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के बेटे को टिकट दिया गया है, वो अभी यहां से पार्षद हैं। आपने कुछ दिन पहले जारी 11 कैंडिडेट लिस्ट में 5 विधायकों को टिकट नहीं दिए थे। पार्टी ने अब तक कुल 31 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है और 21 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। दूसरी लिस्ट में 3 ऐसे नाम हैं जो बीजेपी या कांग्रेस से आप में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी के 11 कैंडिडेट्स वाली पहली लिस्ट में विश्वासनगर से दीपक सिंगला को टिकट दिया गया है। मटियाला में सोमेश शौकीन को टिकट मिला है। लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी छोड़ आप में शामिल हुए अनिल झा को किराड़ी सीट से, बदरपुर से राम सिंह घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी, छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान, रोहतास नगर से सरिता सिंह को पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में जगह दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी ने आज अपने पीएसी की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट पर मुहर लगा दी है। आज 20 उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया है। पहली लिस्ट में 11 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने घोषित किए थे। इस बार सेकेंड लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। 70 विधानसभा क्षेत्र में से आम आदमी पार्टी के 31 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। जो उम्मीदवार आज घोषित किए गए उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी के साथ लगातार ग्राउंड पे सक्रियता के साथ काम कर रहे थे, उनको पार्टी ने दिल्ली की जनता के फीडबैक के आधार पर अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जिसमें नरेला विधानसभा क्षेत्र से दिनेश भारद्वाज जो जाने माने खिलाड़ी हैं और हमारे वर्तमान में काउंसलर हैं, उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आदर्श नगर से मुकेश गोयल जो वर्तमान में एमसीडी में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ सदन है, उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मुंडका से जसबीर कराला जो वर्तमान में हमारी पार्टी के काउंसलर हैं, उनको अपना कैंडिडेट घोषित किया है। तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जो एक्स एमएलए रहे हैं, उनको अपना कैंडिडेट घोषित किया है। रोहिणी से प्रदीप मित्तल जो हमारे काउंसलर हैं वर्तमान में, उनको अपना कैंडिडेट घोषित किया है। चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह साहनी सैबी जो वर्तमान में हमारे काउंसलर हैं, उनको कैंडिडेट जो है वो घोषित किया है। पटेल नगर से प्रवेश रतन जो वहाँ पे सोशल वर्कर हैं और एक्स कैंडिडेट रहे हैं बीजेपी के, उनको आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और उनको कैंडिडेट घोषित किया गया है। मादीपुर से हमारी डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान का नाम पार्टी ने जो है वो फाइनल किया है। जनकपुरी से हमारे प्रवीण कुमार जो काउंसलर हैं, उनको अपना कैंडिडेट घोषित किया है। ब्रिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज जो हमारे काउंसलर हैं, उनको कैंडिडेट घोषित किया है। पालम से जोगिंदर सोलंकी जो वहाँ पर सामाजिक वर्कर हैं, उनको अपना कैंडिडेट पार्टी ने घोषित किया है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जी
को पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। देवली से प्रवीण कुमार चौहान जो वर्तमान में हमारे काउंसलर हैं, उनको कैंडिडेट घोषित किया गया है। त्रिलोकपुरी से अंजना पारचा जो एक्स काउंसलर हैं, उनको कैंडिडेट घोषित किया गया है। परपड़गंज से अवध ओझा, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, शिक्षाविद हैं, उनको परपड़गंज से पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। कृष्णा नगर से विकास बग्गा जो हमारे वर्तमान जो विधायक हैं, उनके परिवार से हैं, उनको कैंडिडेट घोषित किया है, उनके पुत्र हैं। गांधीनगर से नवीन चौधरी दीपू जो हमारे एक्स कैंडिडेट थे पिछले चुनाव में, उनको पार्टी ने कैंडिडेट फिर से घोषित किया है। सहादरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी जो एक्स एमएलए हैं, उनको कैंडिडेट घोषित किया है। और मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान जो हमारे संगठन के प्रदेश सचिव हैं, उनको अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा कि एक ही तरह की याचिका बार बार क्यों दाखिल हो रही है। इस सिलसिले में मामला पहले से ही पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामले की सुनवाई के दौरान एक नई अर्जी दाखिल कर शंभू बॉर्डर सहित अन्य बॉर्डर को खोलने की गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पहले एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें शंभू बॉर्डर समेत सभी हाईवे को खोलने के निर्देश केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को देने की मांग की गई थी। शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे किसानों की शिकायत के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर की कमेटी गठन किया था। आपसी बातचीत से शिकायतों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वो किसानों से मीटिंग जारी रखे और उन्हें हाईवे से ट्रैक्टर व ट्रालियां हटाने के लिए राजी करे। याचिका में कहा गया था कि इस तरह हाईवे को ब्लॉक करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही ये नेशनल हाईवे एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत भी एक अपराध है। ऐसे में हाईवे को रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। याचिका में गुहार लगाई गई कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से हटाने के निर्देश दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं लखनऊ में इस साल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी की जमीन खिसकाने वाली बागी विधायकों पर सपा मेहरबान है। क्रॉस वोटिंग करने से लेकर लोकसभा चुनाव तक सपा के खिलाफ खुलकर प्रचार करने वाले विधायकों के खिलाफ पार्टी ने अब तक कार्रवाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। न तो वे आधिकारिक तौर पर पार्टी से निकाले गए हैं और न ही उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा में ही कोई याचिका दायर की गई है। फिलहाल पार्टी का तर्क है कि सदस्यता समाप्त करने के लिए पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया था। क्रॉस वोटिंग करने वालों में ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल, जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य शामिल हैं। वहीं पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी एवं मेठी से विधायक महाराजी देवी मतदान के दौर अनुपस्थित रही थी। इस बगावत का असर ये रहा कि भाजपा उम्मीदवार को जीत मिली और सपा के अधिकृत उम्मीदवार आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद सपा ने बागियों पर भी तेवर तीखे किए थे। मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे सहित कुछ चेहरे खास निशाने पर थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जल्द कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संकेत भी दिए थे, लेकिन इसके बाद मामला ठंडा हो गया। इसके बाद विधानमंडल का मानसून सत्र भी हो चुका है और 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र भी है। सपा के सूत्रों का कहना है कि महज क्रॉस वोटिंग ही सदस्यता खत्म करने का आधार नहीं बन सकती, जब तक सदस्यों ने सदन के भीतर पार्टी व्हिप का उल्लंघन न किया हो। राज्यसभा चुनाव को चुनाव आयोग आयोजित करता है और सदस्य को वोटिंग के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
वहीं पार्टी से बाहर इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि इससे बागी विधायकों को दल बदल कानून के दायरे से बाहर निकलने का एक आधार मिल जाएगा। सपा जिन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है उसके लिए वो लोकसभा चुनाव सहित अन्य राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भूमिका को आधार बनाएगी। बागी विधायक भाजपा के राजनीतिक मंचों पर नजर आए थे। हालिया उपचुनाव में भी कुछ विधायकों ने खुलकर प्रचार किया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों को लेकर सपा मुखिया का रुख नरम है। इसमें अमेठी के विधायक भी शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। आजादी के बाद 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया था, जबकि पिछले 10 वर्ष में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहां पिंक सिटी में पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने अलग अलग औद्योगिक निवेश की दृष्टि से कदम बढ़ाए हैं। मैं राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 9 से 11 दिसंबर 3 दिन की राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मनाया जा रहा है और हरियाणा सरकार आज अपने इस आयोजन में बड़ी महती भूमिका रखते हुए हमारे सभी परम पूज्य संत वृंद के साथ उस आयोजन में मैं भी शामिल हो रहा हूं। कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां भगवान ने 5000 साल पहले कौरव पांडवों के बीच अर्जुन को कर्मवाद की शिक्षा देकर के पवित्र गीता का एक तरह से अवतरण हुआ था। श्री भगवान श्री कृष्ण द्वारा जिस प्रकार से वो अपनी बात कही गई वो आज भी समसामयिक है। हमारे सामने उदाहरण है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कर्मवाद की शिक्षा को लेकर के जो पुस्तक की रचना की है, जिसके माध्यम से हमारे सभी क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उस व्याख्या को अपने साथ रखकर उस पुस्तक से प्रेरणा लेकर के देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अपने जीवन का रहस्य समझते हुए जिस प्रकार से पवित्र भाव से भगवान कृष्ण ने अपनी बात समझाई है वो सबके लिए पाथेय के रूप में है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए
न केवल वो पवित्र ग्रंथ है बल्कि वो जीवन की सार्थकता सिद्ध करने का मार्ग भी है। मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हरियाणा सरकार को, सभी को बधाई। उम्मीद कर रहा हूं कि हमने भी जो गीता महोत्सव का आयोजन किया है वो बीते 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार भी गीता महोत्सव मना रही है और उसके विविध प्रकार के आयोजन लगातार चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति भी मंगल कामना, बधाई। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने अलग अलग औद्योगिक निवेश के दृष्टि से जो कदम बढ़ाए, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने 9, 10, 11 3 दिन की राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश तो एक तरह से सगे भाई की तरह है। दोनों एक ही जैसे कल्चर में अपनी सारी आबादी को समेटे हुए हमारे अपने उनके दोनों राज्यों के निवासियों के बहुत गहरे संबंध है। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पहुंचना और उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन देना मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जाएगा तो ऐसे में सभी राज्यों को समान रूप से काम करने की जरूरत है। हमने भी अपने संभाग की रीजनल कॉन्क्लेव करते करते जनवरी में शहडोल संभाग की कॉन्क्लेव करने के बाद फरवरी में इंटरनेशनल लेवल की कॉन्क्लेव हमारे भोपाल में भी होने वाली है। हम सब मिलकर के भारत की प्रगति में यथायोग्य सहभाग कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हमारे मार्गदर्शन करने के लिए आभार भी, और राजस्थान सरकार नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, देश को कांग्रेस, विपक्षी दलों और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच संबंधों के बारे में जानने का अधिकार है। इस मुद्दे को सदन में उठाना सांसद का अधिकार है, लेकिन विपक्ष मेरी आवाज और उनके विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दबाने की कोशिश कर रहा है। सोरोस जैसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी फंस गई है। हंगामा हो रहा है, लेकिन जो मुद्दा बीजेपी ने कंसर्न उठाया है जॉर्ज सोरोस का मामला, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लिंक, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हो रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65% बढ़ाया है। राज्य में नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुझे लगता है कि देश के सामने कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते हैं। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। ये भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। हम इसे पार्टी की राजनीति के रूप में नहीं देखते हैं। हमने कांग्रेस और अन्य दलों से कहा है कि हम 13 से 14 दिसंबर और 16 से 17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उसके कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर उनके नेताओं के भी भारत विरोधी ताकतों से संबंध पाए जाते हैं तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। अभी देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं, गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हम हाउस चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह से हाउस चले, हम बिल्स भी पास करेंगे, कई मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दे आते हैं तो उसको हम लोग सदन में नियम के तहत उठा सकते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। उसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी तैयार रहे। इस बीच में जो संसद में मुद्दे उठते हैं, इसलिए मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको साफ साफ मैं कहना चाहता हूं। कुछ मुद्दे हैं, हम लोग एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी का सिद्धांत के मुताबिक, और कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पार्टी स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। ये गंभीर मामला है। देश का खिलाफ कोई भी काम करता है तो देश एकजुट होना है। इसके लिए मुझे किसी को बोलने का, समझाने का, अपील करने का जरूरत नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं याद दिला रहा हूं कि हम आपस में देश के जो मुद्दे हैं उस पर तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन देश के बाहर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ हम एकजुट रहे, इसमें पार्टीबाजी नहीं देखना चाहिए। कौन किस दल के है, हम उस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, एकजुट होकर के काम करना चाहिए। ये मेरा अपील रहेगा। सर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा सर, कांग्रेस इंडिया चाइना टाइज को लेकर कांग्रेस के नेताओं से शशि थरूर के साथ उनकी तस्वीरें हैं। कहा गया कि यूपीए के समय में वो मिले थे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जॉर्ज सोरोस। तो क्या ये मुद्दा बीजेपी, हालांकि शून्यकाल में आपके सांसद ने उठाया था, तो फिर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग आप करना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये जॉर्ज सोरोस का मामला पार्लियामेंट में उठ चुका है और भी लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है, उसका डिटेल पार्लियामेंट के बाहर अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी हूँ। हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरह से चले, लेकिन जो रिपोर्ट सामने में आया है, पब्लिक डोमेन में आया है, और उस रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो सबके सामने में बहुत साफ साफ सबको दिखाई देता है कि उस रिपोर्ट से हमको क्या चीज़ देखने को मिला है और इससे क्या हम नतीजा निकल सकते हैं। इसमें गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में
कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही सीमित अपील है कि हम एकजुट रहें और भारत विरोधी ताकतों के साथ एकजुट होकर के हम लड़ें, ये मेरा अपील है। सर कांग्रेस ने सर कहा है इंडिया चाइना टाइज पर वो आज डिबेट करना चाहते हैं लोकसभा में इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर भी। नियम के तहत कोई भी मुद्दा उठाएंगे तो हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन नियम के तहत और स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन से ही हम किसी मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। कई नियम होते हैं, अलग अलग नियम पर चर्चा करने के लिए सरकार हमेशा रेडी है। हम चर्चा से तो हम कभी भागते नहीं हैं। हम ही चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और पूरे सरकार भी ये चाहते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करें, लेकिन अब हमारे पास कुछ बिल्स बाकी हैं पास कराने के लिए, और साथ साथ में 13, 14 और 16, 17 4 दिन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का समय तय हो चुका है। उसके लिए भी सब तैयार रहे। सर एक सवाल और है, हमने 2-3 दिनों में देखा। वहीं किरण रिजिजू की टिप्पणी पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जब सरकार उसका शीर्ष नेतृत्व साजिश के सिद्धांतों पर गौर करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कुछ ऐसा है जिसे वे छिपाना चाहते हैं। आप सरकार में चीजों की जांच करवा सकते हैं। अभी उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये मामला पॉलिटिकली नहीं देखा जाए, देश के एंटी इंडिया जो फोर्सेज है उनके साथ नहीं एंटी इंडिया फोर्सेस क्या, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई जांच करवा लो। आज तो फिर जिस रिपोर्ट को आपने उस दिन कोट किया था ना पीसी में, उसने कहा कि कहां से हमारी रिपोर्ट को कोट कर दिया। कॉन्स्पिरेसी की कहीं बात ही नहीं है। मतलब एक उद्योगपति को बचाने में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग, क्या बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में सोनिया गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी देशद्रोह का काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस के मिलकर उनकी भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी की भाषा वहाँ सोरोस बोलते हैं। भारत विरोधी लोगों को वो फंडिंग करते हैं। इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं। संस्था को भी फंडिंग करता है जो कश्मीर के सेपरेट होने की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। सर बांग्लादेश के मुद्दे पर जब फारूक अब्दुल्ला बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के साथ।